स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा 6 में। एमसीक्यूज की सीरीज और इम्पोर्टेंट टॉपिक साथ साथ हमारे चल रहे हैं। तो एमसीक्यूज की जो सीरीज हमारी पेंडिंग चल रही है उसमें से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज करवाने वाली हूँ। लगभग हमारे थ्योरेटिकल हैं और एक दो प्रैक्टिकल भी हैं जो मैं बताऊंगी आपको, और दो टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने लास्ट जो हमने देखा पेपर के अंदर, जो पिछले साल 2018 की बात मैं अगर करूँ तो 2018 वाले पेपर के अंदर 2018 के बाद 2019 में 2019 की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम के दो क्वेश्चन आए हुए हैं, जीडीपी जीएनपी में से और एक आपका नेशनल इनकम में से। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपको करा रही हूँ, साथ में मैं एक क्वेश्चन और भी लिख रही थी आपके लिए, लेकिन मैंने कहा क्यों ना ऐसा करेंगे, ये जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा होगा उसके बाद मैं आपको एक नेशनल इनकम के ऊपर एक टॉपिक जो है हमारा, वो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगी, जिसके अंदर जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या होती है, मार्केटिंग कॉस्ट पे क्या होती है, वो सब अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी, ताकि क्वेश्चन अगर आपका पिछली बार भी दो आए हुए हैं, लास्ट ईयर भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो नेशनल इनकम में से तो एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, एक पिछली बार तो दो आए हुए हैं, तो वो टॉपिक हम अच्छे से कर लेंगे। एक बार हम इस एमसीक्यूज को देख लेते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसके लिए आप नेशनल इनकम के लिए तैयार रहिएगा, मैं बढ़िया सा आपको कराऊंगी। देखिए ध्यान से, सबसे पहले है हमारा येट्स कोरिलेशन किससे रिलेटेड है। येट्स कोरिलेशन मैंने टेस्टिंग वाला पूरा का पूरा चैप्टर कराया था, जिसके अंदर मैंने एफ टेस्ट, टी टेस्ट और ये अपना काई टेस्ट वगैरह के बारे में सारा बताया था। तो अब मैं आपको हल्का सा एक इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि जो येट्स कोरिलेशन होता है ये कॉन्टिन्यूस जहाँ पे जो मतलब की सीरीज होती है वो नहीं होती, फ्रीडम होती है, मतलब मर्जी है अपना कैसे भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादातर तो टेबल में जैसे 2/2 की टेबल है, अब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, फिर 4 आया, ऐसा कंटिन्यू तो चलने नहीं वाला। 4 आएगा, फिर 2/3 में 6 आ जाएगा, तो कंटिन्यू नहीं है ये। तो इस तरह से जो मतलब कि डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूसली सीरीज ना हो, फ्रीडम हो, डिस्क्रीट हो, कंटीजेंट के मतलब कि कैलकुलेशन हो, कंटीजेंट लाइव जो मतलब कि रिलेशनशिप के अंदर जो सा टेस्ट अप्लाई होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काई टेस्ट बोलते हैं। काई टेस्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको काई टेस्ट होता है ये। अच्छा, फिर आ गया एक जिसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है, हेनरी फ्यूल है और अपना ये जो एफडब्ल्यू टेलर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो देखिए ये है जी हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसने दिया था, मैरी पार्कर ने नहीं, माइकल पोर्टर जिसने वैल्यू चेन एनालिसिस का दिया था, पिछली बार आया हुआ था, आपका ध्यान रखिएगा। माइकल पोर्टर ने वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बताया था, नहीं। एफडब्ल्यू टेलर 1911 और एफडब्ल्यू टेलर 1917। अब साइंटिफिक मैंने एक बार पहले बताया था कि टेलर है वो साइंटिफिकली ही होता है, तो टेलर से हमें ये ध्यान रखना है कि टेलर साइंस, तो ये चीजें हो जाएगी आपकी कोरिलेट। लेकिन अब 2000 ये अगर ईयर पूछ लिया जाए तो ईयर 1911 है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन है इंश्योरेंस किसके ऊपर बेस होता है। देखिए इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बीमा। हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम जो मतलब अगर किसी का इंश्योरेंस करते हैं और हम अगर किसी पर्सन को कन्वे कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, हाँ भाई अगर तू मर जाएगा ना तो पैसा तो इतना मिल जाएगा, हाँ पैसा मिलेगा, लेकिन बंदे की तो कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ हम आपको इतना दे देंगे, इतनी मतलब आपकी मतलब कि पैसा इतना हो जाएगा कि कम से कम आपका परिवार थोड़ा सा सुरक्षित रहे। तो अब ये कहते हैं कि भी बीमा क्या होता है, बीमा होता क्या है कि भी क्या ये ऐसा है क्या कि करेक्शन एंड फ्रॉड है, नहीं, करेक्शन एंड फ्रॉड तो नहीं है, मतलब कि हम किसी चीज को सही कर सकते हैं या फिर फ्रॉड कर सकते हैं, नहीं, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। एक वो कह रहा है कि इंडेमिनिटी एंड जनरल गारंटी है क्या, मतलब कि गारंटी है कि हाँ जी, गारंटी तो इसी चीज की है ना कि मरेगा तो जितना आपका डिपॉजिट है प्लस में आपको बोनस मिल जाएगा, गारंटी किस चीज की, गारंटी तो नहीं है कि पक्का होगी, पता है कि आप 10 साल का अगर आपने इंश्योरेंस करवाया आप 10 साल में मर ही जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जो इंश्योरेंस होता है वो हमेशा गुड फेथ पे होता है, इसके अंदर है एट मोस्ट गुड फेथ,
एट मोस्ट गुड फेथ के ऊपर ही होता है। एक है जी कंज्यूमर ऑडिशन, ये नहीं होता, तो कोरिलेशन एंड फ्रॉड नहीं होता, गुड फेथ के ऊपर होता है। ये गुड फेथ यानी कि विश्वास होता है कि हम लोग सही रहेंगे, अगर फिर भी किसी कारण से कुछ हो जाए तो कुछ अमाउंट ऐसा हमारी फैमिली को मिल जाएगा, तो गुड फेथ के ऊपर होता है, विश्वास के ऊपर। प्लस में ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जिसके अंदर हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो पूरी कंप्लीट देंगे, और बदले में जो हमें एजेंट जो समझा के जा रहा है वो भी अच्छे से समझा के जा रहा है, तो गुड फेथ है, विश्वास है आपस में। ठीक है, फिर आ गया जी जीडीपी और जीएनपी। थोड़ा सा बताऊंगी, मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया ही है कि मैं आपको जीडीपी और जो अपना एनएनपी है, एनआई है, जीएनपी है, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट ही टॉपिक के अंदर सारा डिटेल में बताऊंगी। तो अभी तो बस आप इसको यही देख लीजिए कि जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है। नेट डायरेक्ट टैक्स नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, नेट इंपोर्ट नहीं, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अबोर्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबोर्ड, ये होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से करवाने वाली हूँ। देखिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में भी मैंने एक आपको वीडियो बनाई थी, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन और नॉर्मल कैपिटलाइजेशन। लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके 3 साल के पेपर में आए हुए हैं, तो 37-38 जो मेरी वीडियो है उसमें लगभग आपके क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आप उनको देख सकते हैं कि अगर आप जो क्वेश्चन करेंगे ना, और अगर आप वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन तो हमने वीडियो में किया हुआ था। तो देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अपनी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, लगभग 38 के करीब वीडियोस हैं, उसमें लगभग आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी एमसीक्यूज में तो हम लोग रिवीजन कर ही रहे हैं। ये है एक्सेस ऑफ, पहले ही बता रहा है वो, एक्सेस ऑफ द कैपिटलाइजेशन ओवर रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म। तो वो क्या है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज की आपने मतलब कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई भी एसेट खरीदी, मान लो आपने 1 लाख रुपए की खरीदी है, 1 लाख की खरीदी, और आपको पता लगा कि भी 1 लाख की मैंने खरीदी है ना, ये आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा ना 50,000 की है, तो 50,000 की है, अब मैंने 1 लाख की खरीद रखी है। अभी इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई, कितनी ज्यादा है कि ये तो 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा लगा रखी है, तो ये जो 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा है ना, ये एक्सेस ही तो है ना, तो एक्सेस कैपिटल है ये, तो इसको एक्सेस कैपिटल बोला जाएगा। ज्यादा कैपिटल की 50,000 की चीज हमने लेनी है और हमने 1 लाख रुपए उसके ऊपर लगा रखा है, तो वो एक्सेस कैपिटल है, फालतू की कैपिटल है। ये हो गया एक्सेस कैपिटल, इसमें आंसर में क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जितने भी पेपर में उठा के देख रही हूँ उसमें जर्नल एंट्री के 1-2 एंट्रीज बिल्कुल सिंपल आई हुई हैं, आपको ध्यान रखना है। इस बार क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से आया हुआ है। उसने क्या बोला कि हमने कोई फर्नीचर जो 2500 की वैल्यू थी, उसकी 2500 रुपए वैल्यू है, 2500 का फर्नीचर है, 2500 का फर्नीचर है, और हमने क्या किया, उस फर्नीचर को सेल कर दिया, कितने में, 2000 में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी और क्या हो गई, होनी क्या चाहिए थी वो तो ये पूछ रहा है कि भाई होनी क्या चाहिए थी, अब क्या करें, गलती हो गई। इन्होंने एंट्री क्या कर दी, इन्होंने एंट्री कर दी जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, सेल में कर दी 2000 रुपए की, ये एंट्री इन्होंने कर दी। 2500 का फर्नीचर बुक के अंदर है, कोई पुराना फर्नीचर इन्होंने सेल करा 2000 रुपए का, और ये एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हमने इसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई करने की एंट्री क्या बनेगी, अगर हमने सेल को क्रेडिट किया था तो सबसे पहले तो जो चीज हमने गलत करी है उसको सही करने के लिए अपोजिट कर देंगे, यानी कि क्रेडिट किया था तो डेबिट कर देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट कितने की सेल की कर दी गलती से 2000 की, जबकि फर्नीचर हमारा 2500 का है, तो बाकी का डिफरेंस कहां जाएगा, लॉस ओन सेल ऑफ फर्नीचर, ये 500 रुपए, ये एंट्री बन जाएगी इसकी। ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ था, इसको आपने टिक करना है।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या रूल बताता है कि जो आपने क्वेश्चन के अंदर मतलब कि कोई एंट्री गलत कर दी, भी डेबिट जिसको कर दिया उसको आप क्रेडिट कर दो, जिसको क्रेडिट कर दिया गलती से उसको आप डेबिट कर दो, तो वो बैलेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस जीरो हो जाएंगे, कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी आप। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दो क्वेश्चन आए हुए थे आपके, ये देखिए पिछली बार 2019 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर एक तो आपसे ये पूछा गया था कि जो एरर है, टाइप ऑफ एरर ऑफ ओमिशन कमीशन में से कि भी क्लरिकल मिस्टेक कौन सी होती हैं, जो प्रिंसिपल की है वो क्लरिकल मिस्टेक नहीं होती, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन है वो कौन सी मिस्टेक होती है, क्लरिकल मिस्टेक होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो क्वेश्चन पिछली बार आए हुए थे, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आ गया जी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू एक्सपेंस। बार बार कोई ऐसा को पेपर नहीं है आपका जिसमें कैपिटल इनकम कभी कैपिटल एक्सपेंस कभी रिवेन्यू इनकम कभी रिवेन्यू एक्सपेंस में से क्वेश्चन आया हुआ। तो इसने ये कहा है, मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, बाकी सारे ऑप्शन थे वो मैं बता दूंगी आपको कैसे कैसे थे। इसके अंदर आंसर क्या है कि कैपिटल एक्सपेंस इंक्रीज बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी। बिल्कुल, कि कैपिटल एक्सपेंस किस टाइप के होते हैं कि जो हम बड़े अमाउंट कोई परचेज करते हैं, जैसे हमने कोई फर्नीचर परचेज किया तो नेचुरल सी बात है अगर हम बिजनेस में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम में उससे बिजनेस बढ़ेगा, कस्टमर आएंगे सोफे पे बैठेंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा, दो चार सामान और फालतू भी खरीदेंगे। अगर कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे हमें सोफे की रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो एक अलग बात है, अदरवाइज जनरली क्या है कि अगर सोफे वोफे लगे हुए हों तो हम सामान अच्छे से और भी तसल्ली से बैठ के लेंगे तो मजा आएगा और सामान ज्यादा भी सेल होगा। तो अच्छा, फर्नीचर अच्छा है, आपकी बिल्डिंग अच्छी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये सब क्या है कैपिटल एक्सपेंस है। क्या करते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन है तो आप अच्छी मशीनरी ले रहे हो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंस है, बदले में आपको क्या मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंस जो है वो क्या करते हैं, वो आय को बढ़ाते हैं। आय को तो क्या नॉर्मली क्या है, अब एक बात बताओ कि पानी के ग्लास खत्म हो गए शीशे के, वो शीशे के लेके आए तो उससे क्या आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो तो डेली हमें चाहिए। अखबार डेली आ रही है आपकी, नेचुरल से खर्चे हैं ये तो। आपको स्टेशनरी चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, आपको लिखने के लिए लेजर चाहिए, ये रूटीन के खर्चे हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंस इनकर टू मेंटेन अर्निंग, मेंटेन करते हैं, बढ़ाते तो नहीं है। आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उसको टाइम पे पानी पिला दिया ग्लास में अच्छे से, तो वो आपको क्या करेगा, ये थोड़ी है कि वो दो चार चीजें फालतू खरीद लेगा, लेकिन हाँ वो जो कस्टमर आपके पास आके खड़ा है वो दोबारा आएगा तो वो सामान तो लेगा, लेकिन उसका सैलरी की उसकी जो इनकम के ऊपर तो बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन इनकम कम नहीं होने देगा, इनकम को मेंटेन रखेगा। इस तरह के खर्चे हैं, चाय पानी के अपना हो गए, कप हो गए, स्टेशनरी हो गई, इस तरह के जो रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, सैलरी टाइम पे मिल रही है लड़कों को तो वो क्या है, इनकम को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, फिर आ गया जी आपका पाथ गोल थ्योरी। पाथ गोल थ्योरी किसने दी थी, ये हमारा लीडरशिप की है। इनकम वाला जो आपका चैप्टर है वो मैं इसके बाद जितनी हमारी जो सीरीज आएंगी एमसीक्यूज वाला, आज या तो मैं आज ही डाल दूंगी इस वीडियो को, जो आपका नेशनल इनकम वाला है। उसके बाद मैं लीडरशिप वाली थ्योरी के ऊपर बताऊंगी आपको। लीडरशिप थ्योरी भी एक क्वेश्चन आपका पक्का है, बिल्कुल डैम श्योर है कि एक आपका लीडरशिप थ्योरी में से और एक आपका नेशनल इनकम में से, दोनों में से एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोनों टॉपिक को मैं डिटेल में बता दूंगी कि अपना जैसे लीडरशिप की थ्योरी है, ग्रेट मैन थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है और बिहेवियर थ्योरी है, किसने लिखी, कब लिखी, क्या ये कहता है और लीडरशिप के क्या क्या स्टाइल्स हैं, वो सब हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए। रॉबर्ट हाउस ने लिखी थी, पाथ गोल थ्योरी दी थी 1971 के अंदर ये थ्योरी दी गई थी और 1996 के अंदर ये रिवाइज हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार घूम फिर के रिपीट होता है तो घुमा देता है कब दी थी। रॉबर्ट हाउस ने दी थी पाथ गोल थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी है ये 1971 के अंदर, 1996 में ये रिवाइज हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है जी हेनरी मिंटसबर्ग ने क्या किया था कि उसने बताया कि भी प्लानर क्या नहीं है और प्लानर क्या होता है। उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में मिंटसबर्ग की जो थ्योरी है पूरी अच्छे से डिटेल में बताई हुई है, आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन पिछली बार आपका पेपर में आया हुआ है, वो देख लेना। क्या है स्पोकमैन, जो मैनेजर है वो क्या होता है या क्या नहीं होता। मैनेजर,
स्पोकमैन होता है, बिल्कुल होता है, बोलने वाला तो होता ही है। अगर वो बोलेगा ही नहीं तो लोगों को समझाएगा क्या, अपने एम्प्लॉइज को क्या बताएगा कि तुमने क्या करना है, क्या कहेगा आज मेरा मौन व्रत है, मैंने बोलना नहीं है, नहीं बोलेगा तभी तो स्पोकमैन होता है, बिल्कुल होता है। फिर है फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब होता है मुखिया। मुखिया का मतलब क्या हो गया, अब इसके अंदर जो मैनेजर है वो मुखिया है का मतलब क्या हुआ कि मालिक तो नहीं है लेकिन मालिक से कम भी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वो ऑर्डर देता है लोगों को कि अपने एम्प्लॉइज को आज आपने ऐसे करना है। बहुत बार आपने देखा होगा होटल के अंदर जितने भी मैनेजर होते हैं उनको ही पकड़ा जाता है, कोई गलती हो जाए तो मैनेजर को बुलाओ, कोई कहता है मालिक को बुलाओ, नहीं मैनेजर को बुलाओ। वो ही आगे जाके खड़ा होता है, हाँ जी बताइए क्या हो गया, वो सारा समाधान करता है, तो वो मुखिया होता है। किसी जो मतलब कि 4th क्लास के जो लोग होते हैं उनको भी, जो उनके अंडर जो हैं शेफ हैं, कुछ भी है खाना वाना नहीं बनाया कुछ किया, सबको मैनेज करता है वो। इसी तरह से बाकी फैक्ट्रीज में कंपनीज में भी यही होता है कि मैनेजर क्या है, मैनेज करता है, मुखिया होता है, वो सबको डायरेक्ट करता है, कहेगा, और सारी की सारी रिपोर्टिंग भी उसको ही करते हैं। फिर आ गया नेगोशिएटर। नेगोशिएटर होता है कोई सामान सस्ते में मिल रहा है तो खरीद के लेके आता है, कोई सामान महंगे में मिल रहा है तो उसको तुरंत बेच देता है, इस तरह से अपना काम करता है। प्लानर प्लानिंग नहीं करता, ये कहते हैं कि भी जो हमारा जो मैनेजर है ना वो इतना बिजी है, इतने काम उसके पास है, प्लानिंग करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, तो प्लानर नहीं होता। इस थ्योरी के अंदर प्लानिंग का मैनेजर से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ गया, अ बर्ड इन द हैंड। ये आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, इसको मैं पूरा कर देती हूं। द बर्ड इन द हैंड is better than two bird in the tree। मतलब क्या हुआ कि एक पक्षी हमारे हाथ में है, अच्छा है, हमने पकड़ रखा है, वो हमारा है। एक दूसरी कंडीशन है कि पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं और मैं जो तीर चलाती हूं ना, मेरा तीर इतना अच्छा चलता है कि मैं एक बार में या दोनों ही तीर से दोनों पक्षियों को मार सकती हूँ। मतलब मुझे मेरे निशाने के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है। तो अगर मैंने तीर मारा उससे पहले अगर दोनों पक्षी उड़ गए तो कहाँ के रह गए मेरे पास, जबकि जो पक्षी मेरे हाथ में है वो मेरी कमाई है, वो मेरी गाड़ी कमाई है, मैंने ले रखी है वो। तो ये पॉलिसी किसमें थी, हमारी डिविडेंड पॉलिसी के अंदर था कि भी हम लोग डिविडेंड क्या है पूरा का पूरा 100% पे आउट करें या ना करें। तो उसके अंदर कस्टमर था, अभी कस्टमर क्या है वो रैशनल होता है, वो भी तो ये देखता है ना कि भी अगर मुझे कम कमाई मिल रही है बेशक से, लेकिन मैं उसे हाथ में रखूं, बजाय कि कभी कंपनी की पॉलिसी अच्छी चलेगी, कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, फिर जो डिविडेंड है मुझे मिलेगा, क्या पता ना मिले, क्या पता वो पैसा मेरा जो इन्वेस्ट करे उससे मुझे लॉस ही हो जाए। तो क्या पता के अंदर क्या कह रहा है, क्या पता वाली कोई बात इसमें आ रही है क्या, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या कहता है। किससे रिलेटेड है ये थ्योरी, इक्विटी शेयर कैपिटल डिविडेंड उससे तो है ही, डिविडेंड एंड टैक्स उससे भी है, डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी और डिविडेंड एंड ग्रोथ। फिर डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी, जो मैं अभी कहना चाह रही हूँ कि क्या पता प्रॉफिट हो तो हमें डिविडेंड मिले, यानी ये पॉलिसी किससे रिलेटेड है, डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी। डिविडेंड एंड अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता, हमें क्या पता कि भी प्रॉफिट हो सकता है कि भी कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ जाए, बिजनेस ही बंद आ जाए। अब जैसे कोविड-19 आया तो क्या हमें पता था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, और अगर हमें थोड़ा सा पता चला तो क्या हमें ये पता था कि इतना लंबा चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब किसान आंदोलन चल गया, क्या हमें पता है कि जो एग्जाम हमारे होने वाले थे काफी सारे पोस्टपोन हो जाएंगे। अब तो लगा कि कोविड के बाद एग्जाम तो होने ही है, वो भी पोस्टपोन हो गए, काफी सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए, अब वो दोबारा होंगे। तो हमें कुछ पता तो नहीं है ना, तो इस तरह से हमें क्या पता कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी। हो सकता है कोई कंपनी ऐसा काम कर रही हो, जो काफी कंपनीज काफी बिजनेस बंद भी हुए हैं, तो हो सकता है इस तरह से हो। तो डिविडेंड अनसर्टेनिटी भी यही कहती है, जो ए बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन 2 बर्ड इन द ट्री। मतलब एक चीज जो हमारे हाथ में है वो तो हमारी, उस पे ऊपर हमें भरोसा है, कौन जाने कि जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं वो हमारे हाथ में आ भी पाएगी या नहीं आएगी। तो चलिए
जितने भी ये क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं लगभग, और इसी तरह से सीरीज चलती रहेगी। अब जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और निकल के आए हैं आपके, एक तो इनकम टैक्स इनकम वाला, और एक आपका लीडरशिप थ्योरी। ये आपको नेक्स्ट हो सकता है आज ही मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूं, नहीं तो कल तो आपको ये वीडियो मिल ही जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, आपको हेल्प भी मिल रही होगी। हेल्प मिल रही है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके कोई और सुझाव है, आपको लगता है कि हाँ जी हमें और भी कुछ सुझाव हम देना चाहते हैं कि इस तरह से आपको हेल्प मिले, आपको जो मतलब आप कुछ समझ रहे हैं तो आपको उस तरह से और ज्यादा अच्छे से हेल्प मिल पाएगी, तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब भी दे पाऊं और आपको फॉलो भी करूं, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, या कुछ मेरी खुद की भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि इस तरह से तो मैंने आपको करवाना ही है, तो मुझे लगता है कि वो चीज ठीक चल रही है तो मैं उसको भी फॉलो कर लेती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।